लेक्चर नंबर 1 यानी प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। उसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में हमने जाना था कि एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हम लोग यूज कहाँ करते हैं, और उसके 3 जो बेसिक प्रिंसिपल है, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल, इसके बारे में जाना था। तो आज हम लोग दूसरे लेक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2। ओके, सो आज हम लोग जानेंगे कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एग्रीकल्चर रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है उसको जानना। तो हमें ये जानना है कि एग्रीकल्चर रिसर्च के रिस्पेक्टिव में कि कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन एग्रीकल्चर रिसर्च और ट्रायल कंडक्ट करने में यूज किए जाते हैं। तो चलिए समझते हैं। पहला है CRD। CRD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्लीटली रैंडमाइज डिज़ाइन। दूसरा है RCBD। तीसरा है इनकम्प्लीट ब्लॉक डिज़ाइन, IBD जिसको कहते हैं। RCBD का फुल फॉर्म होता है रैंडमली रैंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन। ठीक है। चौथा डिज़ाइन है जो यूज किया जाता है वो LSD, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। पांचवा है स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन। छठा है स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन। और हम लोग ऑगमेंटेड डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे। सो ये कुछ सात तरह के डिज़ाइंस हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस। ओके, तो मैं आपको बता दूं, इन सातों में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है RCBD। ओके, तो सब वाइडली और मोस्टली जो डिज़ाइन यूज होता है वो RCBD होता है। CRD भी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर RCBD पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फर्दर सारे डिज़ाइन को 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन को पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि एनोवा क्या होता है। एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। अब ये जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस है, ये करता क्या है, आप समझो मेरी बात। आप जब किसी भी डिज़ाइन में किसी भी अपने ट्रायल को लगाते हो, जो भी RCBD हो, CRD हो, या जो भी डिज़ाइन है, तो उसके बाद जो आप उस डाटा लेते हो, उसको फिर उसका हम लोग एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करते हैं, उसका वेरिएशन का एनालिसिस करते हैं। तो उसी को कहते हैं एनोवा। ठीक है, हर एक डिज़ाइन का अपना एनोवा होता है, अपना
एनोवा निकालने का तरीका होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक बेसिक फंडामेंटल समझ लेते हैं कि एनोवा होता क्या है, कैसे करते हैं। फिर हर एक डिज़ाइन को जब पढ़ेंगे, उस डिज़ाइन को पढ़ते वक्त भी हम लोग हर एक डिज़ाइन का एनोवा कैसे निकालते हैं वो भी समझेंगे, ठीक है। हर एक डिज़ाइन का एनोवा निकालने का तरीका अलग होता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो अगर हम बात करें एनोवा की, तो एनोवा का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और ये काम आता है किस चीज़ के लिए? ये करता है, ये स्टडी करता है, स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जो भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके वेरिएशन को स्टडी करने के लिए ये काम में आता है। एक्चुअली एनोवा करता क्या है? अगर आप कहोगे कि सर ठीक है वेरिएशन या वेरिएंस ही निकालता है, तो यार ये तो नॉर्मल वेरिएंस भी तो वेरिएशन को बताता है, तो ये एनोवा ऐसा करता क्या है? एक्चुअली ये एनोवा क्या करता है, इट डिवाइड्स द ओवरऑल वेरिएशन into all different source of variation। अब समझो कि ये क्या करता है एनोवा, कि जो टोटल वेरिएशन है किसी भी डाटा में, उस टोटल वेरिएशन को डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन में वो तोड़ देता है। मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, समझिए। देखिए मान लो फॉर एग्जांपल मान लो एक क्लासरूम है, उसमें टोटल 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, ओके। अब 50 स्टूडेंट का हम लोग हाइट का एनालिसिस करते हैं। हमने 50 स्टूडेंट का हाइट रिकॉर्ड किया, ठीक है, उसका डाटा लिया। हमें ये जानना है कि अब इसमें वेरिएशन क्या है, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, वेरिएंस एनालिसिस। तो वेरिएंस एनालिसिस करने के लिए क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके 50 स्टूडेंट है, इसका हम लोग हाइट ले लिए, मान लो 5.2 है या 6.1 है, जो भी है, ऐसे करके हम लोगों ने 50 का हाइट ले लिया, ठीक है। अब ये हाइट का हम लोग क्या करते हैं, वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है, वेरिएंस निकालते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि इसका वेरिएंस क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो वेरिएंस होगा वो होगा टोटल वेरिएंस। क्या होगा, टोटल वेरिएंस। टोटल वेरिएंस हमें बताएगा कि इस जो हाइट इस पूरे क्लासरूम में जो हाइट में कोई वेरिएशन है कि नहीं, कि जो बच्चे हैं उनके बीच में हाइट में कोई वेरिएशन है कि नहीं है, ये हमें बता देगा वेरिएंस से। लेकिन हमें ये नहीं बता पाएगा कि जो हाइट में वेरिएशन है, अगर हाइट में वेरिएशन है तो उसकी वजह क्या है, उसका सोर्स क्या है। मीन्स ये हाइट में वेरिएशन, जो टोटल वेरिएंस है, जो वेरिएशन है, जो टोटल वेरिएंस या वेरिएशन है हाइट में, उसका सोर्स क्या है वो नहीं बता पाएगा। सोर्स क्या होता है, मतलब मान लो कि हाइट जो है वो उसके जेनेटिक्स की वजह से है, या ये हाइट उसके यू कैन से कि डाइट की वजह से है, या उसके जियोग्राफी की वजह से है। क्या वजह है, ये डिफरेंट सोर्स, ये क्या है, ये सोर्स है कि भाई वेरिएशन कॉज, वेरिएशन होने की वजह क्या है। हो सकता है कि जितने भी 50 स्टूडेंट्स हैं उन 50 स्टूडेंट्स की अलग अलग जेनेटिक्स हो, उसकी वजह से वेरिएशन हो सकता है, या वो किसी को हेल्दी डाइट मिलता है उसकी वजह से वेरिएशन हो सकता है। तो उसका वजह क्या है, उसका सोर्स क्या है वेरिएशन का, ये हमें ये वेरिएंस से नहीं पता चलेगा। ये हमें तब पता चल पाएगा जब हम उस 50 स्टूडेंट्स का एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में उसका डाटा लें और उसका एनालिसिस ऑफ वेरिएंस करें, एनोवा करें, ओके। अब एक ब्रीडिंग के पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि कैसे उसका इसको समझें। मान लो एक राइस है, राइस 50 जर्म प्लाज्म है, ठीक है। अब इसका हमको हाइट का डाटा लेना है, हाइट का एनालिसिस करना है। हमने इसको RCBD डिज़ाइन में लगाया। किस में लगाया, RCBD डिज़ाइन में लगाया। RCBD डिज़ाइन में लगाने के बाद उसका हम लोगों ने डाटा लिया। डाटा लेके हम लोग एनोवा किए,
अब ये कैसे एनोवा करेंगे वो हम बताएंगे आपको बाद में जब हम आरसीबीडी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि हमने एनोवा किया तो एनोवा हमें क्या बताएगा। एनोवा हमें टोटल वेरिएंस तो बताएगा ही बताएगा, उसके साथ साथ वो ये भी बताएगा कि जो हाइट में वेरिएशन है वो ये जर्मप्लाज्म के यानी कि जीनोटाइप की वजह से है। वो ये भी बताएगा कि अच्छा ये इन्वायरमेंट की वजह से है या रेप्लिकेशन की वजह से है, समझे। तो ये जो वजह है उसका जो कारण है वो भी वो हमें बताएगा। तो इसी को कहते हैं कि सोर्स ऑफ वेरिएशन, यही है सोर्स ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन के क्या क्या सोर्स हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो टोटल वेरिएशन है उसको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट में, डिफरेंट डिफरेंट सोर्स ऑफ वेरिएशन में तोड़ना ही एनोवा है। सिंपली आप इसको समझिए। ओके, अब हम लोग समझते हैं कुछ एनोवा लगाने से पहले कुछ एजम्पशंस हम लोग को समझने पड़ेंगे कि एनोवा से पहले कि एनोवा के क्या एजम्पशंस हैं। कुछ एजम्पशंस हैं एनोवा करने से। मान लो कोई डिज़ाइन में आप डाटा लिए कोई एक्सपेरिमेंट का, लेकिन उस डाटा में एनोवा लगाना है नहीं लगाना, वो तभी आप लगा पाओगे जब ये वो डाटा वो इन एजम्पशंस को फुलफिल करेगा, समझे। सो आप इन बात को समझिए कि कोई भी डाटा में आप एनोवा तभी लगा सकते हो जब यहाँ पर कुछ प्रिस्क्राइब्ड एजम्पशंस हैं उसको वो फुलफिल करेगा, ठीक है। तो उसमें पहला एजम्पशन क्या है, फर्स्ट एजम्पशन है कि जो पॉपुलेशन है उसको, सॉरी, ओके, जो फर्स्ट एजम्पशन है वो ये है पॉपुलेशन फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करना होगा तभी हम लोग एनोवा लगा सकते हैं, समझे। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है वो आप लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़ के आए होंगे, ठीक है। दूसरा एजम्पशन ये है इफेक्ट्स ऑफ द डिफरेंट फैक्टर। सच एज क्या डिफरेंट फैक्टर, ट्रीटमेंट, जैसे ट्रीटमेंट, एनवायरनमेंट, और भी हो सकते हैं, एनवायरनमेंट आर एडिटिव। मतलब जो हम सोर्स ऑफ वेरिएशन है जो जैसे ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएशन, ये सारे वेरिएशंस जो फैक्टर्स हैं ये एडिटिव नेचर के होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मतलब जुड़े ना, वो सारे जुड़ते हुए होने चाहिए, ठीक है। अब ये आपको ऐसे वर्डिंग्स में नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब मैं आपको एनोवा को सॉल्व करना सिखाऊंगा तो आपको ये सब समझ में आएगा कि एडिटिव का मतलब क्या है, एडिशन का क्या मतलब है, ठीक है। लेकिन आप अभी के लिए समझ लो कि जो एनोवा में जो भी सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो एडिटिव नेचर के होते हैं, वो सारे जुड़ते हैं। कि मान लीजिए ट्रीटमेंट की वजह से जितना वेरिएशन हुआ, एनवायरनमेंट की वजह से जितना वेरिएशन हुआ और एप्लीकेशन की वजह से जितना वेरिएशन हुआ, ये तीनों आपस में ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो ये है। और इसको एक लास्ट है द एक्सपेरिमेंटल एरर आर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर्मली। मतलब वही इसका जो मीन है, इसको ऐसे समझिए, मीन जो है 0 होगा और वेरिएंस, ठीक है। आप इसको ऐसे समझो, ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करना चाहिए, ठीक है। और एक और आप लिख लो, चौथा है सैंपल जो होगा रेंडमली सेलेक्टेड होना चाहिए एंड रैंडम एंड फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वही बात है, ओके। सो ये कुछ एजम्पशंस हैं जो
फुलफिल करता है डाटा, तभी आप जाके एनोवा लगा सकते हो। अगर इसके बिना, इसके अलावा आप एनोवा लगाते हो तो वो सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि एक बेसिक जो एनोवा का जो टेबल होता है वो कैसा होता है। स्टैंडर्ड एनोवा टेबल, जो एनोवा टेबल जो होता है बेसिक, वो कैसा होता है। एनोवा टेबल में एक तो होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा होता है सम ऑफ स्क्वायर, चौथा होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर, पांचवा होता है वेरिएंस रेशियो, और यू कैन से एफ वैल्यू। ठीक है, ये होते हैं। ठीक है, ऐसा होता है, मान लो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। किसी भी एनोवा टेबल में ये जरूर होंगे। ठीक है, ये पांचों आपको मिलेंगे। अब सोर्स ऑफ वेरिएशन में आप देखो कि ये डिपेंड करेगा कि कौन सा आपका डिज़ाइन है। जैसे मान लो सिंपल आरसीबीडी है तो उसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन अलग होगा, सीआरडी में अलग होगा, मतलब नंबर ऑफ सोर्स ऑफ वेरिएशन डिफरेंट होंगे। ठीक है, किसी में एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका एक्सपेरिमेंट डिजाइन के बेसिस पे। ठीक है, तो आप ये समझो कि एक बेसिक एनोवा टेबल ऐसा दिखता है। ठीक है, इसमें आप ऐसे समझो कि सोर्स ऑफ वेरिएशन जो है इसमें जो भी होंगे वो एक तो होंगे नॉन सोर्स ऑफ वेरिएशन, ये एक होगा एरर, और नीचे होगा टोटल। ठीक है, जो एरर सोर्स ऑफ वेरिएशन है, एरर जो है वो होता है अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन। मतलब क्या समझे, कुछ सोर्स ऑफ वेरिएशन ऐसे होंगे जो कि मालूम है, जैसे कि मान लो रेप्लिकेशन की वजह से सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ट्रीटमेंट की वजह से सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ब्लॉक की वजह से सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ये तो हमें मालूम है। जो चीज़ नहीं मालूम है, मतलब कि जो टोटल वेरिएशंस में से जो नॉन सोर्स ऑफ वेरिएशन को अगर हटा दो तो बचेगा क्या, अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन। वो अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन हमें नहीं पता, उसी को तो हम लोग एरर कहते हैं। जो पता नहीं होता वही गलती होता है, जो पता नहीं है वही एरर है। ठीक है, तो एक नॉर्मल एनोवा टेबल आपको ऐसा दिखेगा। और अभी मैं आपको समझाता हूँ कि नोन और अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या होते हैं डिटेल में। अब ऐसे समझो कि टोटल जो आपका एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन है, एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन है, उसको आप कैसे डिवाइड कर सकते हो, दो भाग में डिवाइड कर सकते हो। एक भाग में एक होगा कि नॉन वेरिएशन, एक होगा अननोन वेरिएशन। ठीक है, तो नॉन वेरिएशंस क्या क्या होंगे, क्या क्या हो सकते हैं। जैसे मान लो ये या तो ट्रीटमेंट की वजह से जो वेरिएशन होगा वो नॉन है, रेप्लिकेशन की वजह से जो होगा वो भी नॉन है, ब्लॉकिंग की वजह से जो होगा वो भी नॉन है, और इसी अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन को हम लोग एरर भी कहते हैं। ठीक है, आप कहोगे कि भाई साहब आप एक बात बताओ, नॉन सोर्स ऑफ वेरिएशन तो हम निकाल लेंगे, ट्रीटमेंट की वजह से क्या वेरिएशन है, रेप्लिकेशन की वजह से क्या वेरिएशन है, ब्लॉक की वजह से क्या वेरिएशन है, लेकिन अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन हम कैसे निकालेंगे एनोवा में, कैसे निकालते हैं। तो अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन निकालने का कोई मेथड नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, जो नॉन सोर्स ऑफ वेरिएशन है उसको टोटल वेरिएशन से माइनस कर देते हो, वही अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन है। मतलब देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट
अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन दैट इज एरर। ठीक है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, टोटल वेरिएशन माइनस नोन वेरिएशन कर दो, यही हो गया एरर। और ये कह सकते हो आप अननोन वेरिएशन, यही है ना। तो ये इसका फॉर्मूला है। तो आप जब भी एनोवा में एरर निकालोगे तो एरर निकालने का तरीका यही है। एरर निकालने के लिए क्या करोगे, पहले आप जितने भी सोर्स ऑफ वेरिएशन जैसे ट्रीटमेंट है, रेप्लिकेशन है, ब्लॉकिंग है, वो निकालोगे। आप टोटल वेरिएशन निकालोगे और उसमें से माइनस कर दोगे उसमें से माइनस कर दोगे आप इन तीनों को, तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कुल मिला के एनोवा का बेसिक आइडिया हुआ। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं सिंपल डिज़ाइन से। सबसे पहला सिंपल डिज़ाइन कौन सा है? फर्स्ट डिज़ाइन है CRD, जिसको हम लोग कहते हैं कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिज़ाइन। ठीक है, तो इसके कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। क्या है बेसिक बातें हैं इसकी? ये वन वे क्लासिफाइड होता है, वन वे क्लासिफिकेशन होता है इसमें। अब वन वे क्लासिफिकेशन क्या होता है? वन वे क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि एक ही फैक्टर की स्टडी होती है। जैसे मान लो ट्रीटमेंट है, ठीक है, ट्रीटमेंट है बस वही, उसके अलावा कोई और क्लासिफिकेशन का मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरा है जीरो वे रेस्ट्रिक्टेड। इसको क्या कहते हैं? जीरो वे रेस्ट्रिक्टेड या कंट्रोल डिजाइन। जीरो वे रेस्ट्रिक्टेड क्यों कहते हैं इसको? जीरो वे रेस्ट्रिक्टेड मतलब कि इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। अभी आपको समझाते हैं। आप समझो, मान लो कोई फील्ड है, फील्ड में एक जैसे मान लो इधर लो और हाई, ये फर्टिलिटी ग्रेडियंट है, तो एक तरफ से रेस्ट्रिक्शन है ना। तो जो CRD होता है उसमें जीरो वे रेस्ट्रिक्शन, मतलब ये भी नहीं होता, कुछ रेस्ट्रिक्शन ही नहीं होता, किसी भी तरीके का कंट्रोल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लोकल कंट्रोल जो हमने पढ़ा था, क्यों पढ़ा था? क्योंकि उसमें हेट्रोजेनिटी होती है। तो हेट्रोजेनिटी फील्ड में अगर नहीं है, लेट्स सपोज हेट्रोजेनिटी है ही नहीं, सारा होमोजीनियस फील्ड है, तो उसको कहेंगे जीरो वे रेस्ट्रिक्टेड, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन आइडियली ऐसा तो होता नहीं है। प्रैक्टिकली अगर आप देखो तो कोई ऐसा फील्ड मिलेगा नहीं जिसमें किसी तरह का वेरिएशन नहीं हो इन टर्म्स ऑफ फर्टिलिटी। तो ये डिज़ाइन जो है CRD वो कहाँ काम आता है? तो जनरली ये पॉट एक्सपेरिमेंट हो गया या लैब एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें काम आता है। ये फील्ड में जनरली काम नहीं आता, क्योंकि फील्ड में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, फील्ड में आपको फर्टिलिटी ग्रेडियंट होते हैं। ठीक है, इसमें ऐसे कर सकते हैं, इन CRD नो हेट्रोजेनिटी प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए हेट्रोजेनिटी अगर प्रेजेंट नहीं है तो एरर कंट्रोल नॉट यूज्ड। इसमें एरर कंट्रोल यूज नहीं होता, यानी कि लोकल कंट्रोल यूज नहीं होता। ठीक है, लोकल कंट्रोल नॉट यूज्ड। ठीक है, CRD यूज कहाँ होता है? होमोजेनियस कंडीशन में यूज होता है। CRD यूज्ड इन होमोजीनियस कंडीशन। आप समझ पा रहे होंगे होमोजीनियस कंडीशन कहाँ मिलेंगे?
जैसे एग्जांपल ले लो पॉट एक्सपेरिमेंट। अब पॉट में क्या ही वेरिएशन आपको देखिए, छोटा सा पॉट होता है, उसमें क्या ग्रेडियंट आपको मिलेगा, ठीक है। इसमें मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ये सारा चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा डिटेल में, लेकिन बाद में कि आप समझ ही रहे होगे कि वन वे क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, जीरो वे रेस्ट्रिक्शन का मतलब मैंने समझा दिया आपको, हेट्रोजेनिटी नहीं होती है ये भी आपको मैंने बता दिया। लोकल कंट्रोल यूज, जब हेट्रोजेनिटी है ही नहीं तो लोकल कंट्रोल यूज क्यों करेंगे, नहीं करेंगे। और ये जनरली पॉट एक्सपेरिमेंट जो होते हैं CRD वहीं यूज होता है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पाए जाते हैं। अब समझो CRD जो होता है, CRD जो होता है CRD में इन CRD only two principles of experimental design are used। मतलब समझे, जो हमने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े थे, रेप्लिकेशन, रैंडमाइजेशन एंड लोकल कंट्रोल, इसमें से सिर्फ 2 ही प्रिंसिपल यूज होते हैं, लोकल कंट्रोल यूज नहीं होता, सिर्फ रेप्लिकेशन एंड रैंडमाइजेशन ही यूज होता है। मैंने आपको बता ही दिया कि लोकल कंट्रोल क्यों यूज नहीं होता। लोकल कंट्रोल हम लोग वहीं यूज करते हैं जनरली जहाँ पर हेट्रोजेनिटी हो। तो CRD में जब हेट्रोजेनिटी है ही नहीं तो उसमें लोकल कंट्रोल यूज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बात और CRD के लिए, इन CRD it may have unequal number of replication। अब ये क्या मतलब हुआ, अनइक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ, मतलब किसी ट्रीटमेंट का ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके पास T1, T2, T3 3 ट्रीटमेंट है तो इसका 3 रेप्लिकेशन भी हो सकता है, इसका 2 भी हो सकता है, इसका 1 भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि इसका भी 3 रेप्लिकेशन हो, इसका भी 3 रेप्लिकेशन हो, इसका भी 3 इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन हो, जरूरी नहीं है। CRD में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इस तीनों ट्रीटमेंट का रेप्लिकेशन इक्वल हो सकता है किसी का 2 हो, किसी का 3 हो, किसी का 4 हो, किसी का 5 हो, किसी का 1 हो, तो ये पॉसिबल है। सो इसलिए इसमें कहा जाता है कि जो मतलब जो ट्रीटमेंट है इसका अनइक्वल एप्लीकेशन पॉसिबल है। ओके, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है वो है, एक कॉन्सेप्ट है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको ये कहा जाए कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट निकालने के लिए तो आप कैसे निकालोगे। समझो, अगर आपको कहा जाए कि भाई आप हमें ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट कितने हैं इस CRD में, इस CRD डिज़ाइन में, तो आप कैसे इसको निकालोगे। तो समझिए कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपके पास T1 है, T2 है, T3 है, T4, 4 ट्रीटमेंट हैं, ठीक है, और उसका रेप्लिकेशन एक 3 है, 2 है, T2 का रेप्लिकेशन 2 है, T3 का रेप्लिकेशन 3 है और T4 का रेप्लिकेशन 1 है, ठीक है। एक दूसरा केस ले लेते हैं, उसमें रेप्लिकेशन T1 का 2 है, T2 का भी 2 है, T3 का भी 2 है, T4 का भी 2 है। अब आप समझो, इसमें क्या है, इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है, ठीक है, इस केस में क्या है, इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है, लेकिन इसमें अनइक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन है। हमने आपको पहले ही बताया था कि CRD में इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन भी हो सकते हैं और अनइक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है सीआरडी एक्सपेरिमेंट में। तो आप हमें ये बताओ कि इसमें जो अगर जो T1 है अगर 3 बार रेप्लिकेट हुआ तो T1 को 3 प्लॉट चाहिए, 3 एक्सपेरिमेंटल यूनिट चाहिए। T2 को अगर T2 है, अगर उसको T2 को 2 बार रेप्लिकेट किए तो T2 को 2 एक्सपेरिमेंटल यूनिट चाहिए। T3 को 3 बार रेप्लिकेट किए तो T3 को 3 बार एक्सपेरिमेंटल यूनिट चाहिए। अगर T4 को अगर एक बार रेप्लिकेट किए तो सिर्फ एक ही एक्सपेरिमेंटल यूनिट चाहिए। तो आप इसको जोड़ो, कितना हुआ, 3 2 5 3 8 1 9, तो इसमें 9 एक्सपेरिमेंटल यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी, वहीं इसमें 8 एक्सपेरिमेंटल यूनिट की रिक्वायरमेंट होगी। तो आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट रिक्वायर फॉर सीआरडी एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कि आपके पास नंबर ऑफ ट्रीटमेंट कितने हैं और ईच ट्रीटमेंट का रेप्लिकेशन क्या है। ठीक है, आप इसका ऐसे समझो। क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड या हाउ टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट इन सीआरडी। तो मैंने आपको बता दिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि हम नंबर ऑफ ट्रीटमेंट क्या है पहले ये जानेंगे। दूसरा रेप्लिकेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट क्या है, दोनों रेप्लिकेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट क्या है ये जानेंगे। जितने नंबर ऑफ रेप्लिकेशन होंगे हर एक ट्रीटमेंट के, वही आपका एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है, आप इससे पता कर सकते हैं कि इससे आप ये पता कर सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल यूनिट कितने रिक्वायर्ड होंगे किसी भी सीआरडी एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, ओके चलिए। एक फॉर्मूला भी आप लिख लो। फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं, फॉर्मूला इफ इक्वल नंबर ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ ईच ट्रीटमेंट then total number of experimental unit is equal to T into R। समझे, ये होता है फॉर्मूला, इसको ध्यान रखना बस। अगर एप्लीकेशन सेम है तो सारे ट्रीटमेंट का, तो जितने भी ट्रीटमेंट है उसको रेप्लिकेशन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट उसके लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे पता चल जाएगा। ओके चलो, अब बात करते हैं हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट की, इस डिजाइन की। इसका किसी भी डिजाइन का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका एनोवा मॉडल। सीआरडी का जो एनोवा का जो मॉडल है वो कैसा है उसको हम लोग समझते हैं। हम लोग समझ गए कि सीआरडी क्या है। सीआरडी का लेआउट का कुछ है नहीं कि आप मतलब जितने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट हैं आप उसको लगा दो, सिंपली हो गया। अब उसका डाटा लेने के बाद जो उसका एनोवा मॉडल हम लोग कैसे बनाएंगे तो इसको समझो।
चलो, इसका एनोवा मॉडल होता है वाई आई जे इक्वल टू म्यू प्लस टी आई प्लस ई आई जे। ठीक है, यहाँ पे जो टी आई है, यहाँ पे जो ये टी आई है यही नोन वेरिएशन है, और जो ई आई जे है यही अननोन वेरिएशन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप गौर से सुना होगा तो हमने बताया था कि जो एनोवा जो होता है, एनोवा जो मॉडल एनोवा जो होता है उसमें दो टाइप के वेरिएशन होते हैं, एक होता है नॉन वेरिएशन, एक होता है नॉन वेरिएशन। तो जो सीआरडी का जो एनोवा मॉडल है उसमें नॉन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, ये है। ठीक है, और अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या है, ये नॉन सोर्स ऑफ वेरिएशन है, ये अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन है। समझिए, यहाँ पे आई क्या है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट है, सॉरी ट्रीटमेंट नंबर है, नंबर है। जे क्या है, रेप्लिकेशन नंबर है। ठीक है, चलो एक एक करके हर एक कंपोनेंट को समझते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रह गया पढ़ने का इस एनोवा को। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है। ये चार पार्ट है ना इसके, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये चारों के मतलब क्या है, हम तो समझ लिए कि ये तो चलो नॉन वेरिएशन या नॉन वेरिएशन, लेकिन मतलब क्या इसका है, क्या ये है, क्या इसको समझते हैं। चलो, ये वाई आई जे का मतलब ये है रेस्पॉन्स ऑफ jth replication for ith treatment। समझाऊंगा ये अभी क्या होता है। म्यू का क्या मतलब होता है, ट्रू ट्रीटमेंट, सॉरी ट्रू मीन, इसी को ओवरऑल मीन इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, ओवरऑल मीन इफेक्ट, ट्रू मीन जो भी है। ये टी आई क्या है, टी आई है ट्रीटमेंट इफेक्ट है ये। ठीक है, किसका, ट्रीटमेंट इफेक्ट इसको कहेंगे, जो भी ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन है उसका इफेक्ट। ठीक है, जो ट्रीटमेंट इफेक्ट का मतलब क्या, जो ट्रीटमेंट नहीं क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ कंपैरिजन होता है, उसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, और आई ई आई जी का मतलब होता है एरर, कुल मिला के। ठीक है, ये अननोन सोर्स ऑफ वेरिएशन है, इसको हम लोग एरर कहते हैं। अब समझो, जो मान लो एक मॉडल है, इस मॉडल में जो टी आई का मतलब होता है ट्रीटमेंट का क्या इफेक्ट है, ई आई जे का मतलब होता है कि एरर कितना है, और म्यू का मतलब होता है ओवरऑल मीन क्या है, और वाई आई जे का मतलब होता है रिस्पॉन्स ऑफ जेथ रेप्लिकेशन फॉर ith ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये कुल मिला के मॉडल है आपका इनोवा का, इसका सीआरडी का। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि खैर यहाँ पे अभी नहीं समझ में आएगा, इसके जस्ट अगले कुछ मिनटों में आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि शब्द में आपको शायद ट्रू मीन क्या होता है, ट्रीटमेंट इफेक्ट क्या होता है ना समझ में आए, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे एनोवा मॉडल को एक एग्जाम्पल के माध्यम से, तब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप ये समझें कि जो वाई आई जे है उसका मतलब होता है किसी भी ट्रीटमेंट का, मतलब रिस्पॉन्स किसी भी ट्रीटमेंट का जेथ रेप्लिकेशन में। मेरी बात समझे, किसी मान लो आपके पास 4 ट्रीटमेंट है और 3 रेप्लिकेशन है, तो फर्स्ट ट्रीटमेंट का फर्स्ट एप्लीकेशन में इसका रिस्पॉन्स क्या है, फर्स्ट ट्रीटमेंट का सेकंड एप्लीकेशन में क्या रिस्पॉन्स है, फर्स्ट ट्रीटमेंट का थर्ड एप्लीकेशन में क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, वो है वाई आई जे, समझे।
ये टी आई मतलब क्या, ओवरऑल जितने भी ट्रीटमेंट हैं उसका इफेक्ट क्या है। चलिए चलिए अगर हम एनोवा की बात करें, सीआरडी की, एनोवा की, सीआरडी, ठीक है, कैसा दिखेगा ये, कुछ ऐसा दिखेगा आपको। हमने क्या कहा था, किसी भी एनोवा में क्या क्या होता है, एक होता है सोर्स ऑफ वेरिएशन, दूसरा क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा क्या होता है सम ऑफ स्क्वायर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म एसएस भी कहते हैं, तीसरा होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर, जिसको एमएसएस भी कहते हैं, चौथा होता है वेरिएंस रेशियो या एफ वैल्यू, ठीक है। अब सुनो, जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो सीआरडी में क्या होते हैं, सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या होते हैं। तो सोर्स ऑफ वेरिएशन जब हमने आपको बताया कि एक वन वे ही क्लासिफाइड होता है, वन वे क्लासिफिकेशन होता है। वन वे क्लासिफिकेशन मतलब क्या कि एक ही चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं, एक ही पैरामीटर को हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो होगा ट्रीटमेंट, दूसरा होगा, ये तो नॉन सोर्स ऑफ वेरिएशन है, दूसरा होगा एरर, और क्या होगा, कुछ नहीं होगा इसके अलावा। अब आप कहोगे कि चलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा इसमें T-1, आप जानते हैं ट्रीटमेंट जितना है, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, यहाँ पर आप लिख लो कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इक्वल टू T-1, ठीक है। और इसमें होगा RT-1, एरर क्या होगा RT-1 माइनस T-1, ठीक है। और जो ये टोटल जो होगा वो होगा आपको RT-1, जो ये टोटल है, ठीक है। तो ये RT-1 टोटल कैसे हो गया, समझो। मान लो इस सीआरडी में R है और T है, T नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, R है नंबर ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन और नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, T है नंबर ऑफ ट्रीटमेंट, R है नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। और इसका अगर टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालें तो अगर मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट कितना होगा, यहाँ पर RT, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट होगा R और T, और उसमें से -1 करेंगे तो इसका टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। आप जानते हैं कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो भी n होता है उसमें से -1 कर देते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाता है। तो इसमें से RT-1 की, RT-1 क्यों किए कि नंबर ऑफ रेप्लिकेशन और ट्रीटमेंट, जनरली नंबर ऑफ रेप्लिकेशन फॉर ईच ट्रीटमेंट इक्वल ही होता है। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें और उसको माइनस कर दें तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल जाएगा। और समझो ये कैसे निकलेगा, अगर समझो RT-1 हम माइनस T-1 करेंगे तो यही निकल जाएगा। यही तो है, हमने आपको क्या बताया था कि ट्रीटमेंट, टोटल में से ट्रीटमेंट को माइनस कर देंगे कि ये नोन है, ये अननोन है। तो हमने आपको बता रखा है पहले कि जो अननोन यानी कि एरर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल में से नोन को माइनस कर देते हैं, यही करते हैं। तो टोटल कितना है RT-1 और ट्रीटमेंट क्या है T-1, तो आ गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालना है और एरर कैसे निकालना है और टोटल कैसे निकालना है। तो एनोवा का यही होता है। और सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, वेरिएंस, ये कैसे निकालना है अभी आपको समझाएंगे। जस्ट एक एग्जांपल लेंगे सीआरडी का, उसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सीआरडी एक्सपेरिमेंट को कैसे हम लोग यू कैन से कि कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं, उसका एनोवा कैसे एनालिसिस करते हैं, एनोवा कैसे डिजाइन करते हैं, कैसे एनोवा बनाते हैं उसका, तो वो भी हम लोग करेंगे। आपको मोटी आइडिया लग गया होगा कि जो एनोवा है सीआरडी का वो कैसा होता है, ठीक है। तो हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना सीख गए,
और दो ही सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं, एक ट्रीटमेंट एक एरर, क्योंकि वन वे क्लासिफिकेशन है, एक ही क्लासिफाइड है तो ट्रीटमेंट, दूसरा एरर। ट्रीटमेंट का डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम ये है। कैसे निकालना है वो अभी आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर और एफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, बस एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल डाटा लेंगे, उससे हम लोग इसी को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर एनोवा कैसे बनता है, वो भी आपको मैं अभी समझा दूंगा, ठीक है। ओके, नाउ हमने अभी सीआरडी का जो एनोवा है वो देखा, तो थोड़ा इसमें और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो ये ट्रीटमेंट है, तो जो सम ऑफ स्क्वायर होगा वो यहाँ का सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, इसको क्या कहेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। मीन सम ऑफ स्क्वायर यानी कि मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। अब क्या है कि जो सम ऑफ स्क्वायर है वो हम लोग डाटा से कैलकुलेट करते हैं, किससे कैलकुलेट करते हैं, डाटा से। तो ये जो है ये ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। इसको कहते हैं टोटल सम ऑफ स्क्वायर, इसको कहते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर टोटल जो भी है, ठीक है। तो ये तो हम डाटा से कैलकुलेट करते हैं सम ऑफ स्क्वायर। और मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है, जैसे आप ऐसे समझो, जो अगर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट कैलकुलेट करना है तो MST इज इक्वल टू, सॉरी, ऐसे समझो कि आप मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट कैलकुलेट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट डिवाइड बाय जो यहाँ का डिग्री ऑफ फ्रीडम है T-1, तो आ जाएगा मीन सम ऑफ स्क्वायर। उसी तरह मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर अगर कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कैलकुलेट करना है तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर डिवाइड बाय जो इसका यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे क्या है, RT-1 माइनस T-1, ठीक है। एक सेकेंड, आई थिंक ये लाइन जो है वो दिक्कत दे रही है, ठीक है। एफ वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर डिवाइड बाय जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है T-1, एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है T-1 माइनस, सॉरी RT-1 माइनस T-1। सो ये आपका हो गया। तो ये कुल मिला के एनोवा है सीआरडी का। अब थोड़ा हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं। सिंपली आपको समझ में आ गया कि एनोवा जो सीआरडी का होता है उसमें सोर्स ऑफ वेरिएशन दो होते हैं, ट्रीटमेंट और एरर। डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1 होता है ट्रीटमेंट का, और एरर का RT-1 माइनस T-1, और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है RT-1। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। सम ऑफ स्क्वायर जो होता है वो डाटा से कैलकुलेट करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट और सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, वो और टोटल सम ऑफ स्क्वायर ये हम लोग डाटा से कैलकुलेट करते हैं। अब ये तीनों कैलकुलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट को अगर हम इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से माइनस करेंगे तो मीन सम ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट आ जाएगा। और वही अगर हम सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करेंगे तो फिर ये मीन सम ऑफ स्क्वायर मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि 5 वेराइटीज़ है, 5 डिफरेंट वेराइटीज़ है, उसका हमें इल्ड दे रखा है, ठीक है। ये देख लो A, B, C और D और E, ये 5 वेराइटीज़ है, इसका हमें इल्ड दे रखा है। तो A का आप सो देख लो 1 2 3 4 यानी 4 एप्लीकेशन में A लगा हुआ है। B 1 2 3 4 5 6 एप्लीकेशन में लगा हुआ है। C आई थिंक 7 एप्लीकेशन में लगा हुआ है, और D 3 एप्लीकेशन में लगा हुआ है, E 5 एप्लीकेशन में लगा हुआ है। तो हम जानते हैं CRD में एप्लीकेशन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। अब इस सवाल में क्या पूछा है, इन्होंने कहा है कि आप एनोवाइज का करो और हमें ये बताओ, इसका कंक्लूजन बताओ। कंक्लूजन किस सेंस में बताना है, इसका नल हाइपोथेसिस ये है कि जो A B C D E है, ये 5 वेराइटी है, इसका जो मीन यील्ड है वो आपस में डिफरेंट है या नहीं, कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस
प्रेजेंट है ये पांचों वेराइटीज़ में या नहीं इन टर्म्स ऑफ यील्ड। अगर प्रेजेंट है तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा और नहीं है तो नल हाइपोथेसिस हो जाएगा। तो यही है। अगर ये करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले एनोवा करना पड़ेगा। एनोवा करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है हमें ग्रांड मीन कैलकुलेट करना। ग्रांड मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहले मान लो ए वैरायटी का ये सारे इसका 8, 9, 8, 10 ये सारों का जो सम है यहाँ लिख लिए। ठीक है, सारे वैराइटीज़ का जो सम है वो यहाँ पर टोटल लिख लिए। अब इन टोटल का जो अगर टोटल करते हैं तो वो आता है ग्रांड टोटल, सॉरी ग्रांड मीन ग्रांड टोटल। ठीक है, अब ग्रांड टोटल जो आता है, और ये आप देखो कि नंबर ऑफ जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स हैं वो कैसे आएंगे, 25 हैं। मैंने पहले से ही डाटा लिख रखा है ताकि समझाने में आसानी हो, टाइम कम लगे। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको बता रखा था कि आप काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके आप सारा काउंट करोगे तो 25 है। तो सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है करेक्शन फैक्टर निकालने का। करेक्शन फैक्टर कैसे निकालते हैं? तो यहाँ पर आप देखो जी जो है यहाँ पर जी निकला 383। सो जी का स्क्वायर बाई ये जो n है अपना 25 उसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास करेक्शन फैक्टर निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं करेक्शन फैक्टर। तो जी कितना है 383। ठीक है, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 25 क्या आएगा करेक्शन फैक्टर। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये अराउंड 5,864.56 आएगा। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कर लेना। खैर मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। डाटा में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, उस पर नहीं जाना है, लेकिन मैं एक प्रोसेस बता रहा हूँ। इसी प्रोसेस को आप फॉलो करोगे तो आप CRD का एनोवा एनालिसिस और फर्दर एनालिसिस आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप ये समझो कि जो करेक्शन फैक्टर है वो ऐसे निकला। फिर आप देखो टोटल सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा। अब टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या होता है कि ये जितने भी ऑब्जर्वेशंस हैं उसका स्क्वायर करो, सम ऑफ स्क्वायर करो, उसका स्क्वायर करके सम करो। मतलब मान लो इसे देखो 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे सारे का स्क्वायर करो। जितने भी 25 ऑब्जर्वेशन के हैं उसका स्क्वायर करो और उसको माइनस कर दो करेक्शन फैक्टर से। तो इसका स्क्वायर करने के बाद जो और उसके बाद जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको अगर करेक्शन फैक्टर से माइनस करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो होता है टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब आप कहोगे कि करेक्शन फैक्टर से क्यों माइनस करना है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों माइनस करना, लेकिन अभी आपको मैं जस्ट कैलकुलेशन का पार्ट बता रहा हूँ। फिर मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगा कि ये जो कैलकुलेशन है वो क्यों करते हैं। एक तो फर्स्ट आप समझो कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, कैलकुलेशन के बाद ये करते क्यों, करेक्शन फैक्टर क्यों निकालते हैं, टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्यों निकालते हैं, उस पर आएंगे अभी। ठीक है, तो टोटल सम ऑफ स्क्वायर अगर आप इस केस में देखोगे आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 325.5। ठीक है, सॉरी इसमें आ जाएगा आपको 370, सॉरी इसमें ये आएगा आपका 373.5। ठीक है, सिमिलरली सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट निकालना है। अब आप यहाँ देखो हमने क्या किया था कि जो ए है यहाँ पर ट्रीटमेंट कौन से हैं, ABCDE 5 वैरायटी है, पांचों ट्रीटमेंट है। अब इसका सम हमने यहाँ पर देखो यहाँ पर हमने निकाला है। अब सम ऑफ स्क्वायर कैसे निकालना है, तो 35 का स्क्वायर करके डिवाइड बाई 4 क्यों करना है कि हमें रेप्लिकेशन से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है, रेप्लिकेशन से डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो उसमें आपका मीन निकलेगा, समझे। जैसे मान लो ए का जो 35 है इसको अगर आप ऐसे स्क्वायर कर दो तो इसका मीन का स्क्वायर नहीं हुआ ना, 35 का स्क्वायर डिवाइड बाय 4 करोगे तब ये आपका ये सम ऑफ स्क्वायर हुआ ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट कौन सा, ए ट्रीटमेंट का। तो ऐसे ही हमने क्या किया है कि ए का, बी का, सी का, डी का, ई का पहले से ऐसे कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेट करना है। तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो अप्रॉक्स आएगा, जो भी वैल्यू अगर आप उसमें जैसे 35 का स्क्वायर बाय डिवाइड बाय 4 प्लस जो भी है फर्दर 82 स्क्वायर डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर
यहाँ 4 है, यहाँ पर ये 6 होगा, यहाँ पर 7 होगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है। यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 5 होगा, तो ये आप करेक्ट कर लेना। इसमें सारे रेप्लिकेशन डिवाइड अलग अलग होंगे, क्योंकि रेप्लिकेशन हम डिवाइड कर रहे हैं, वो मैं गलती से लिख दिया था उस समय, ठीक है। तो 82 का स्क्वायर डिवाइड बाय 6 ऐसे करेंगे सारे का, 83 स्क्वायर बाय 5, और इसका माइनस करेंगे करेक्शन फैक्टर से, तो जो वैल्यू निकल के आता है वो होगा 325.5, ठीक है। तो हमारे पास अब क्या क्या आ गया, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, ये है सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये टोटल वेरिएशन है, ये सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट है, ठीक है। अब एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया था कि एरर निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। जैसे इसमें क्या है कि टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट निकालने का डायरेक्ट फार्मूला है, उसी तरीके से कोई ऐसा नहीं कि एरर निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला है। हम क्या करेंगे, टोटल में से सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट माइनस कर देंगे तो एरर निकल जाएगा। तो टोटल कितना है, 373.5 माइनस 325.5 कर देंगे तो एरर निकल जाएगा। ये आप करना तो 48 आएगा, ठीक है। तो अपने पास सारे वैल्यूज़ आ गए हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका एनोवा टेबल बनाते हैं। क्या हो गया, हाँ ठीक है। ओके, ओके ओके ओके, ठीक है। अब हम इसका एनोवा टेबल बनाते हैं। कैसे बनेगा एनोवा टेबल, हमने पहले बनाना सीखा था, ठीक वैसे ही बनाते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा, सोर्स ऑफ, पहला होगा सोर्स ऑफ वेरिएशन, ठीक है। दूसरा होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, तीसरा होगा सम ऑफ स्क्वायर, मीन सम ऑफ स्क्वायर, एफ वैल्यू, ठीक है, यही होगा। अब बताओ सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या है। पहला है ट्रीटमेंट, दूसरा है एरर, ठीक है, ठीक है, और ये टोटल। डिग्री ऑफ फ्रीडम इस केस में क्या होगा, ट्रीटमेंट कितने हैं, 5 है, तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, टोटल कितने, 25 माइनस 1 इक्वल टू 24, और 24 माइनस 4 इक्वल टू 20, ठीक है। आप ये समझे कैसे आया, आप समझिए इसको। एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैसे निकाला, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने कैसे निकाला, हमने क्या किया, ये 24 माइनस 4 किया तो आ गया एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम 20, ठीक है। अब समझिए सम ऑफ स्क्वायर जो है ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट जो है वो कितना है, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट 325.5 है, और टोटल सम ऑफ स्क्वायर कितना है, 373.5 है, और फिर ये मीन सम ऑफ स्क्वायर कितना है, 48, ठीक है। इसको कहेंगे मीन सम ऑफ स्क्वायर, ये होगा TSS, ठीक है। अब हमने पहले ही जाना था कि सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर ट्री, मीन सम ऑफ स्क्वायर क्या होगा, हमने पहले जाना था कि SST को अगर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट को अगर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड कर दे तो वही होगा, तो 325.5 को अगर हम डिवाइड कर दें 4 से तो आ जाएगा ये, ठीक है। उसी तरीके से 48 को हम लोग डिवाइड कर दें 20 से तो आ जाएगा ये, ठीक, कितना होगा आपको, और 2.4 आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा समथिंग, एक सेकेंड, इसका आ जाएगा समथिंग 81.3, ठीक है। अब क्या है ना, अब वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये 81.3 आया है, यानी कि मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट आया है, उसको डिवाइड करते हैं मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर से,
ये आया है 81.3 डिवाइड बाय 2.4, ये जो भी आएगा इसी को हम लोग कहते हैं, जैसे ये आया 33.70, ये जो 33.70 आया उसी को हम लोग क्या कहेंगे, एफ वैल्यू कैलकुलेटेड। ठीक है, अब समझो, तो यहाँ पर एफ वैल्यू कैलकुलेटेड कितना आया 33.7, और आप 5% पे टेबुलेटेड वैल्यू देखोगे वो आएगा 2.87। तो यहाँ पर कैलकुलेटेड जो है वो ज़्यादा है, एफ़ कैलकुलेटेड एफ़ टेबुलेटेड से ज़्यादा है। तो इस केस में जब एफ़ कैलकुलेटेड एफ़ टेबुलेटेड से ज़्यादा होता है तो इस केस में एच नॉट रिजेक्ट होता है, मतलब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होता है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है। मतलब क्या, अगर इन्फ्रेंस निकालना है तो मीन्स इन्फ्रेंस का अगर हम बात करें, अगर H1 एक्सेप्ट हुआ है, इसका क्या मतलब हमने पहले ही बताया था, तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन यील्ड प्रेजेंट है बिटवीन ट्रीटमेंट या जो 5 वेराइटीज़, यही मतलब हुआ ना भाई। तो ये एक तरीके से जो कैलकुलेट करने का जो तरीका है एनोवा का सीआरडी में वो ये है। अब समझो, मैंने आपको ये कैलकुलेशन करना सिखाया, एक बार फिर से समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी लंबा कैलकुलेशन है, इसमें समझने में कठिनाई आपको होगी हमें पता है, इसलिए अब थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं। जूम कर लिए इसको प्रॉपर, अब समझते हैं। चलिए, तो हमने क्या सीखा कि जो एनोवा होता है उसमें सीआरडी का एनोवा में एक सेकंड, हाँ, सीआरडी का जो एनोवा होता है उसमें एक ट्रीटमेंट होता है, एक एरर होता है, सोर्स ऑफ वेरिएशन, 2 सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं। उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम T-1, ट्रीटमेंट का T-1 और एरर का ये होता है। अब सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट कैसे निकालते हैं हमने देखा, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कैसे निकालते हैं ये भी हमने देखा। मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट डिवाइड बाय उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम से। सिमिलरली मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर डिवाइड बाय उसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये निकालने के बाद एफ वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट डिवाइड बाय मीन सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर, ये जो होता है वही होता है एफ वैल्यू। और एफ वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया था, एफ टेबुलेटेड और एफ कैलकुलेटेड के बीच में कंपेरिजन किया था, इनके बीच में कंपेरिजन किया था। अगर बड़ा था इसमें जो एफ कैलकुलेटेड बड़ा था एफ टेबुलेटेड से, इस केस में हमने क्या माना था कि जो एच नॉट है वो रिजेक्ट हुआ था और H1 जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस था वो एक्सेप्ट हुआ था। समझे? ये अब समझो, इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, सारा सम किया, ए का सम, बी का सम, सी का सम, डी का जितने भी यील्ड था, जितने भी रेप्लिकेशन का सम, ई का भी सारा का सम करके यहाँ पर ग्रांड टोटल निकाला, जितने भी थे जी सारे का सम किया, वो आया 383। अब इसके माध्यम से हमने, हमारे पास एन पता है 25 था, इसके माध्यम से हमने करेक्शन फैक्टर निकाला। कैसे निकाला, जी स्क्वायर डिवाइड बाय एन, इसका करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है। ये करने के बाद हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ गया। करेक्शन फैक्टर आने के बाद हमने टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकाला। टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकालने का मतलब क्या है, हमने जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उसका स्क्वायर किया, फिर उस सारे का सम किया, स्क्वायर के बाद सम किया, ठीक है, और उसके बाद उसको माइनस किया करेक्शन फैक्टर से, तो आया हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब सुन, अब ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर जो आया, उसके बाद हमने कैसे सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट कैसे निकाला, जितने भी ट्रीटमेंट का जो सम था उसको स्क्वायर किया, उसको डिवाइड किया उसके रेप्लिकेशन, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन से, और उसके बाद उस सारे को सम को करेक्शन फैक्टर से माइनस किया, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आया उसको हम लोग कहते हैं सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट। फिर सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर कैसे निकाला, हमने जाना कि एरर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, उसका एक ही फार्मूला है, जो भी हमारे पास नॉन वेरिएशन है उसको टोटल वेरिएशन से माइनस कर दो तो सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर आ जाएगा।
फिर हमने सारे वैल्यूज़ को पुट किया और यहाँ पर हमारे पास इन्फ्रेंस आया। इस केस में एफ वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वो ज़्यादा था टेबुलेटेड से, तो इस समय हम लोग इस वजह से हमने H1 को एक्सेप्ट किया, यानी कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इस केस में एक्सेप्ट हुआ। इसका क्या मतलब है कि सिग्निफिकेंट डिफरेंस प्रेजेंट है अमंग वेराइटीज़ इन टर्म्स ऑफ यील्ड। ठीक है, अब समझो, ये तो हम लोगों ने प्रोसीजर को समझ लिया कि कैसे करते हैं। क्यों करते हैं भाई, सवाल आएगा कि क्यों करते हैं, क्यों हम निकालते हैं करेक्शन फैक्टर, टोटल सम ऑफ स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ड्यू टू एरर। समझो, अब थोड़ा नीचे आओ। मान लो अगर मैं आपको कहूँ कि वेरिएंस कैसे निकालते हैं, सबसे पहले समझते हैं वेरिएंस कैसे निकालते हैं। भाई ये भी तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ही है, लेकिन वेरिएंस नॉर्मली कैसे निकालते हैं। मान लो अपने पास 2 3 4 5 6 7 8 ये डेटा है। इसका वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मीन निकालते हैं। मीन को फिर मीन निकालने के बाद मीन को हर एक डाटा पॉइंट से माइनस करते हैं। माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आता है उसको स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर करने के बाद उसको जोड़ते हैं, यही करते हैं। तो सेम प्रोसीजर इसमें भी है। आप अगर गौर से देखो तो सेम प्रोसीजर इसमें भी हमने अप्लाई किया, ढंग से समझना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, सारे का मीन निकाला। सबसे पहले हम लोग क्या किया कि सारे को जोड़ा और उसका एक मीन निकाला, जिसको हम लोग करेक्शन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, मीन जो निकला, ग्रांड टोटल जिसको या ग्रांड मीन जो कहते हो। अब क्या है, टोटल सम हमने फिर क्या किया, सारे ऑब्जर्वेशन को स्क्वायर किया। ठीक है, और उसको करेक्शन फैक्टर से माइनस किया, तो जो हमारे पास टोटल सम ऑफ स्क्वायर निकल गया। ये टोटल सम ऑफ स्क्वायर क्या है, ये वेरिएंस है, टोटल वेरिएंस। क्या है ये, टोटल वेरिएंस। ये सेनोवा का ये टोटल वेरिएंस है। अब ये टोटल वेरिएंस को हमें डिवाइड करना है ट्रीटमेंट और एरर में। टोटल वेरिएंस को हमें डिवाइड करना है ट्रीटमेंट और एरर में। तो हमें ये टोटल वेरिएंस में ये जानना है कि कितना वेरिएशन ट्रीटमेंट की वजह से है। सिर्फ समझिए, ये जो हमने निकाला टोटल सम ऑफ स्क्वायर, ये तो टोटल वेरिएंस है। वो टोटल वेरिएंस में हमें ये जानना है कि भाई ट्रीटमेंट की वजह से कितना है और एरर की वजह से कितना है। तो ये निकालने के लिए हम एक और तरीका अपनाएं कि हम लोगों ने ट्रीटमेंट वाइज वेरिएशन निकाला। हमने पहले तो टोटल वेरिएशन निकाला, सबका सम ऑफ स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर किया। अब हम सबका नहीं कर रहे हैं, हम ट्रीटमेंट वाइज सम ऑफ स्क्वायर करके उसका करेक्शन फैक्टर से माइनस कर रहे हैं। जब हम लोग ट्रीटमेंट वाइज करते हैं तो सिर्फ हमें ट्रीटमेंट का ही वेरिएशन पता चलता है। मेरी बात आप समझिए, ये ट्रीटमेंट का वेरिएशन है टोटल वेरिएशन से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, कभी भी जो ट्रीटमेंट का वेरिएशन हो या एरर हो, कभी भी टोटल से जो ज़्यादा नहीं हो सकता। समझे, ठीक है। तो ये टोटल में से इतना जो वेरिएशन है वो सिर्फ ट्रीटमेंट की वजह से, और 48 जो ये जो वैल्यू आया ये वेरिएशन आपको एरर की वजह से। तो एरर तो आपको पता है कि नॉन में से माइनस कर देंगे तो एरर निकल जाएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली में ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कुछ नहीं है, एक मेथडोलॉजी है जिससे हम वेरिएशन या वेरिएंस ही निकालते हैं कुल मिला के, लेकिन उसका तरीका थोड़ा अलग है। इसमें जितने भी फैक्टर्स है, ट्रीटमेंट की वजह से वेरिएशन अलग से निकालते हैं। फिर अगर आप इसमें जैसे RCBD आप पढ़ोगे तो RCBD में वेरिएशन ड्यू टू ब्लॉक निकल जाता है। ब्लॉक की वजह से जो वेरिएशन आता है उसको भी निकालने का एक फॉर्मूला है, क्योंकि हम उसमें जो ब्लॉक का जो सम होगा उसको स्क्वायर करेंगे और फिर उससे हम ब्लॉक का वेरिएशन निकालेंगे, ट्रीटमेंट का भी ब्लॉक का भी। तो ये आप समझो कि एक वेरिएशन निकालने का ही सिंपल तरीका है। ठीक है, तो आई होप काफ़ी लंबा लेक्चर रहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट था। कोई भी अगर आप ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन मैंने आपको समझाया है, काफ़ी मैं अपने तरीके से पूरे जितना सिंप्लीफाई कर सकता था चीज़ों को मैंने किया है। अगर तब भी कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आप एक बार इस वीडियो को अगर एक बार आप देखो, आराम से नहीं समझ में आए तो एक बार और देखो, 2-3 बार आप अगर ध्यान से देखोगे वीडियो को तो आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको एनोवा में, CRD के एनोवा में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर रहा है, नो डाउट। आप पढ़िए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने एग्जाम्पल से भी समझाया है, आपको काफ़ी हेल्प होगा। ओके, इसके बाद आप अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए।